नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए अपनी अ मर्डर इज अननोन सीरीज़ के अंदर चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन को लेके। तो चैप्टर 4 का नाम है द रॉयल स्पा होटल, और इसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं उनको आपको लिस्टिंग कर देता हूँ फटाफट से, फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉर्ज हिस्डेल, जो कि चीफ हैं पुलिस में। और अगले आते हैं हमारे पास डिटेक्टिव, जो कि इंस्पेक्टर डरमॉट क्रेडॉक हैं। अगली डेड बॉडी है। तो स्टोरी के अंदर डेड बॉडी को पहचाना गया है कि डेड बॉडी कौन है। तो डेड बॉडी का नाम है रूडी शर्स। ये स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था और यहाँ पे होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। अगला है सर्जेंट फ्लेचर। ये कोवर्कर है, पुलिस वालों के साथ काम करता है यूजुअली। और फिर आते हैं सर हेनरी क्लेथरिंग। ये एक्स कमिश्नर है स्कॉटलैंड यार्ड के। और फिर आते हैं मिस्टर रोबल्सन, जो कि रॉयल स्पा होटल के मैनेजर हैं। और अपने आज की लास्ट कैरेक्टर है मिस मायना हैरिस। ये वेट्रेस का काम करती है रॉयल स्पा होटल के अंदर ही। तो चलो बिना देरी करे अपन स्टोरी पे आते हैं। पैट्रिक के फ़ोन करने के बाद पुलिस को इस बारे में पता चलता है और केस सीधा जाता है क्रेडॉक के पास। क्रेडॉक और जॉर्ज दोनों साथ में मिलकर इस केस पे काम करना शुरू करते हैं। जॉर्ज बड़े शांत स्वभाव का व्यक्ति था। जॉर्ज क्रेडॉक को आके बताता है कि मरने वाले की पहचान रूडी शोर्स के तौर पर हुई है। दोस्त होटल रॉयल स्पा के अंदर काम करता था, इसलिए मैं पहले स्पा होटल जाके पूछताछ करना चाहता हूँ। उसके बाद स्लेगॉन जाना ठीक रहेगा। क्रेडॉक उसको बताता है कि स्लेगॉन के लिए तो पहले ही सार्जेंट फ्लेचर निकल चुका है। वो पहले बस के यात्री से पूछताछ करेगा जो उस वक्त उस बस में होंगे जिससे कि रूडी वहाँ पहुँचा होगा, और उसके बाद वो स्लेगॉन जाके खुद पूछताछ करेगा। तो तुम्हारा होटल जाना ही ठीक रहेगा। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके रूम में एंटर होते हैं सर हेनरी क्लिथरिंग। उनके अंदर आते ही क्रेडॉक उनको वो न्यूज़पेपर थमा देता है जिसमें कल शाम को होने वाले मर्डर के बारे में पहले ही बता दिया गया था, एज एन अनाउंसमेंट के तौर पे। ये तो बहुत अनयूजुअल सी बात है। कोई आइडिया है ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिया होगा और उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? वो ऐड खुद रूडी ने ही दिया था सर। शायद वो एक ही जगह पर टाउन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करना चाहता था। हमने उस पेपर के एडवर्टाइजमेंट मैनेजर से भी बात करी कि क्या उसे कुछ अजीब नहीं लगा जब रूडी पेपर में ऐसा एडवर्टाइजमेंट लिखवा रहा था तो। लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसलिए उसने वर्ड्स के हिसाब से पैसे बताए और रूडी ने उसको पैसे दिए तो उसने उससे ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं पूछा और चुपचाप ऐड छाप दिया। सर हेनरी फिर से सवाल करते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी बात वहीं की वहीं अटकी हुई है कि आखिरकार रूडी ने इन सबको शाम को 6:30 बजे वहाँ बुलाया क्यों था। वो इनको एक जगह इकट्ठा करना क्यों चाहता था? क्योंकि वहाँ कोई इतनी यंग लेडी नहीं थी जिसको वो किडनैप कर सके और उसके बदले में फिरौती मांग सके, और ना ही वहाँ कोई इतना रिच इंसान था जिसके पैसे लूट के वो अच्छा मोटा माल बना सके। तो फिर उसने इतना सब करा ही क्यों? इसने इतनी प्लानिंग करी, इतना खतरा उठाया और यहाँ तक कि मारा भी गया, तो ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी उसके ऐसा करने के पीछे। क्या ये मिस ब्लैकलॉग अपने घर में कोई कीमती चीज़ रखती है? हो सकता है वो उसके लिए वहाँ आया हो। जॉर्ज जवाब देता है, नहीं सर, ये सभी लोग बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर रूडी कोई मोटा हाथ साफ कर सकता। शायद इसके पीछे कोई दूसरी ही वजह रही होगी इसका ऐसा करने की। सर हेनरी कहते हैं, ज़रा बड़ा सोचो जॉर्ज। हो सकता है वो यहाँ किसी एक को किडनैप करने या लूटने नहीं आया हो, बल्कि उसका असली प्लान यहाँ पर इन सबको बंधक बनाने का हो, और वो हो सकता है किसी से कोई मांग करने वाला हो उसके बाद में। क्रेडॉक कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे गोली मारी तो मारी किसने? अगर वो यहाँ सबको बंधक बनाने आया था तो वो खुद कैसे मर गया? जॉर्ज एक हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे करते हुए कहता है, इस पर नज़र डालो एक बार। यहाँ साफ साफ लिखा है कि गोली बहुत नज़दीक से चलाई गई है। इस हिसाब से ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसने खुद को गोली मारी या किसी और ने उसको इतने पास से गोली मारी है, क्योंकि अगर उसने खुद को गोली मारी है तो ये एक सुसाइड है, या फिर हो सकता है ये एक एक्सीडेंट भी हो कि वो खुद ही गिर गया हो और गोली अपने आप चल गई हो, या फिर उसने जानबूझ के खुद को गोली मारी हो, या फिर बात इससे कुछ ज़्यादा पेचीदी हो सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी उसकी रिवॉल्वर रजिस्टर नहीं थी, और ऐसे एक अनऑथराइज हथियार को अपने साथ लेके क्यों घूम रहा होगा वो? उसके बाद क्रेडॉक रॉयल स्पा होटल जाता है छानबीन करने के लिए। होटल पहुंचते ही
क्रेडॉक होटल के मैनेजर मिस्टर रोबिन्सन से रूडी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। मैनेजर उसे बताता है कि रूडी तो एक साधारण सा आदमी था, हमेशा टाइम पे आना उसकी खूबी थी। अभी यही कोई 3 महीने पहले ही काम करने लगा था वो यहाँ पे। मैंने उसके सब डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे, मुझे तो वो सही लग रहा था, लेकिन इतना अच्छा आदमी देख के मुझे भी उस पर एक बार शक होने लगा था थोड़ा सा। क्रेडॉक बड़ी उत्सुकता से पूछता है, शक? कैसा शक मिस्टर रोबिन्सन? मिस्टर रोबिन्सन जवाब देते हैं, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, इसे आप मेरी गट फीलिंग ही समझ लें, लेकिन 1-2 बार बिलिंग में घपला हुआ था उससे। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे पूरा हिसाब करके समझा दिया और अपने पैसे भी चुका दिए थे, इसलिए मैंने भी इस बात को दबा दिया, वरना होटल की बदनामी होती। वैसे हमारे यहाँ एक वेट्रेस है जिससे वो अक्सर बातचीत किया करता था, उसका नाम है मायना हैरिस। आप उससे मिल लीजिए, वो आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। मायना से भी पूछताछ करने पर क्रेडॉक को कोई खास क्लू नहीं मिलता। मायना बार बार यही कह रही थी कि वो कोई ज़्यादा खास तरीके से नहीं जानती है रूडी को, वो तो बस उसके लिए एक नॉर्मल फ्रेंड था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मायना कहती है, सर ऐसे फॉरेनर्स को काम पे रखने से पहले उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी तो होटल वालों की होती है ना, तो आप फिर मुझसे इस बारे में इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या करा है? मैं कुछ नहीं जानती। क्रेडॉक कहता है, देखिए मिस, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, हमें केस से जुड़े हर आदमी से पूछताछ करनी ही पड़ती है, तो इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप रूडी के बारे में जो कुछ भी जानती हैं वो चुपचाप मुझे बताना शुरू करें। क्रेडॉक की ऐसी कड़क आवाज़ सुनकर मायना चुपचाप उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है। सर, वो शुरू से ही बहुत बातूनी था, लेकिन मैं हमेशा से उससे दूरी बना के रखा करती थी, क्योंकि इन फॉरेनर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आप उसके सुसाइड वाली बात को ही देख लीजिए। वो हमेशा से कहा करता था कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, उसका बहुत आलीशान घर है स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन वो सरकार की कुछ मनी रेगुलेशंस की पॉलिसी की वजह से अपना पैसा यहाँ नहीं मंगवा सकता। वैसे वो जो भी कहा करता था, वो बातें उसके कपड़ों से मेल नहीं खाती थी। आखिरकार अगर वो इतना अमीर है तो एटलीस्ट कुछ ब्रांडेड पहनता ना, लेकिन उसके कपड़ों से वही नॉर्मल वाली चमक आया करती थी, उसमें मुझे कुछ खास कभी लगा नहीं था। लेकिन वो बहुत ही वेल मैनर्ड इंसान था। एक बार उसके साथ मैं बाहर गई थी। क्रेडॉक उसका फ्लो तोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अब बस भी करो, इतना काफ़ी है। ये सब जाने दो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या उसने कभी तुम्हारे सामने मिस ब्लैकलॉक का जिक्र किया था या स्लैगहॉर्न का? मायना कहती है, ओह, तो आप मिस ब्लैकलॉक के बारे में जानना चाहते हैं? वो तो यहाँ पर लंच के लिए अक्सर आया करती रहती हैं, और शायद एक बार वो यहाँ रुकी भी थी। और जहाँ तक बात रही रूडी की, तो नहीं, उसने मुझसे तो कभी मिस ब्लैकलॉक के बारे में नहीं पूछा। और एक बार वो मुझसे कहीं जाने के बारे में पूछ तो रहा था बसेस को लेके। अब वो बस इस स्लैगहॉर्न के लिए पूछ रहा था या किसी और के लिए, ये मुझे ध्यान नहीं। इस बात को काफ़ी अर्सा बीत चुका है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब चैप्टर 5 की एक्सप्लेनेशन मैं आपको मंडे को दूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।